23 अगस्त को शिकागो से फन गुम के ज़ेर एहतमाम सैयद सरवत ज़ाहा और ताजदार आदिल, जो सुल्तान जमील नसीम के भाई हैं, ने हमारे प्यारे बुजुर्ग दोस्त सुल्तान जमील नसीम के लिए ताज़ियती इजलास का जूम मीटिंग पर एहतमाम किया। रुबीना फैसल ने यह मजमून 2011 में लिखा था और सुल्तान साहब की जश्न सेहत की तकरीब में पढ़ा था। दोबारा इस इजलास में पढ़ा गया। आपकी समाअतों की नजर। इस वहम के साथ कि मरीज शायद मुझे ना पहचानता हो और अपने कमरे में किसी अजनबी को देखकर एकदम परेशान ही ना हो जाए। मगर जैसे ही हम तीनों अंदर दाखिल हुए, मरीज की आंखों में पहचान की चमक और चेहरे पर बशाशत फैल गई। उन्होंने सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेगम ने हाथ से उन्हें वहीं रहने का इशारा किया, क्योंकि वो उनके जिस्म पर लगी बेतहाशा ट्यूब्स को देख रही थी, जिन्हें सुल्तान जमील नसीम साहब हमें देखकर खुशी के मारे भूल चुके थे। वो बड़ी खुशी और जोश से बोले, आइए आइए रुबीना फैसल साहिबा, परवाजी साहब आइए। परवाजी साहब तो उनके दोस्तों में से हैं, मगर मैं तो अपने आप को किसी कतार शुमार में नहीं समझती थी। बीमारी की इस हालत में सुल्तान जमील साहब जैसे बड़े अफसाना निगार का मुझ जैसी नाचीज को पहचान लेना मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी भर गया। ये बड़ा अनोखा तजर्बा था, उतना ही अनोखा जब मेरे किसी कॉलम पर मंशा जियाद साहब की न सिर्फ तारीफी ईमेल आई, बल्कि उन्होंने मेरा कॉलम अपने कॉन्टैक्ट्स को ये कह के फॉरवर्ड किया कि रुबीना फैसल के बाकी कॉलम्स उनके और अफसाने उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़े। मैं इन 2 लम्हात को अपनी इस बेनाम और छोटी सी अदबी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी समझती हूँ। इसके बाद हम 10-15 मिनट उनके पास खड़े रहे, मगर इस मुख्तसर वक्त में मुझ पर एक और इंकशाफ हुआ कि असली और नस्ली अदीब की अदब और अदब शनासों के लिए हुड़क क्या होती है। वो बार बार परवाजी साहब से कहते जा रहे थे, इस हफ्ते के आखिर तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर नशिस्त रखते हैं। मैंने याद करवाया, आगे रमज़ान शुरू होने वाला है, तो कहने लगे, क्या अफ्तारी पर नशिस्त नहीं हो सकती? और वो बार बार मेरा और परवाजी साहब का शुक्रिया अदा करते जा रहे थे, और इससे भी ज्यादा फैसल का, जो हम दोनों को लेके वहां आए थे, और कहने लगे, फैसल मियाँ आपके घर का नमक खाया हुआ है। ये फैसल मेरे शौहर हैं, फैसल अजीम नहीं है। और मुझे बहुत हैरत हुई कि इन्हें सालों पहले मेरे घर एक बहुत ही छोटी सी अफसाना की नशिस्त का वो वक्त भी शदीद बीमारी के लम्हे में याद है। इनको मुरब्बतों वाले इंसान कहूँ, तहजीब और कदरों वाले कहूँ, या क्या कहूँ। बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ऐसे सलीके और मोहब्बतों वाले लोग अब ना होने के बराबर हैं। वरना नमक तो ना जाने कितने लोग खा चुके हैं, मगर फैसल मियाँ का शुक्रिया आज तक किसी ने अदा नहीं किया, और ना इस नमक को इतनी अकीदत और मोहब्बत के साथ याद रखा कि बिस्तर अलालत पर भी शुक्रिया कहते न सकते थे। वहीं इसी अस्पताल के कमरे में मुझे एहसास हुआ क्यों सरवत ज़ोहा मीलों दूर बैठे उनकी अलालत पर इस बुरी तरह परेशान हो रहे थे। और जब सुल्तान साहब के घर वालों से ना मेरा और ना ज़ोहा साहब का राब्ता हो रहा था, वो बार बार मुझे मैसेज करते और कहते कि बस अस्पताल चली जाओ, कुछ तो पता चले। मैंने कहा, किसी से बात हो तो जाऊं, पता नहीं कौन सा अस्पताल है, कमरा क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। मगर उस रात ज़ोहा साहब बहुत बेकल थे, और मुझे ना जाने कितनी छोटी छोटी बातें उन्होंने सुल्तान साहब की सुनाई। कहने लगे, मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद मुझे छोड़ गए थे, मगर जब से सुल्तान साहब जिंदगी में आए हैं, अब्बा के जाने का गम भूल गया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अपने अक्खड़ अंदाज में धमकी देते कि तुम जल्दी जल्दी राब्ता करती हो या मैं टोरंटो आऊँ। मैं फौरन कहती, आप रहने ही दे, मैं कल तक कुछ करती हूँ, अगर आज रात आप सोने की इजाज़त देंगे तो। आप तभी आइएगा जब वो पूरी तरह सेहतमंद हो जाए। ज़ोहर साहब का सुल्तान साहब के लिए इतना प्यार अस्पताल के कमरे में खड़े खड़े समझ में आया। बिलाशुबा सुल्तान साहब न सिर्फ हमारा अदबी असासा हैं, बल्कि एक इंतहाई मोहब्बत करने वाले, बाशऊर, और शायद हमारी जो बची कुची तहजीब रह गई है उसका निशान है। मगर उनके कदरदान कहाँ हैं? ये असली मोती पाकिस्तान की मलकियत थे। वहाँ के हालात ने एक दफ़ा फिर महाजरों की खेप पैदा की, और जड़ें ज़मीन में रह गई, तने हवा में मुअल्लक हो गए। इनकी कदर कौन करे? ये तो सारा शहर सरकटों से भरा हुआ है। एक दफ़ा अमृता प्रीतम ने मलका फुकात से पूछा, आपको खुद कौन सा गाने वाला अच्छा लगता है? उन्होंने जवाब दिया, हामिद अली बेला। वो ना पैसों के लिए गाता है, ना शोहरत के लिए। वो सिर्फ अपने मुर्शिद के इश्क और अपनी रूह की तस्कीन के लिए गाता है। तो यही जवाब मुझे ज़ोहा साहब से मिला जब मैंने कहा, अफसाना निगार तो और भी हैं, आप क्या सुल्तान साहब का दम धरते रहते हैं? उन्होंने कहा, वो ज़ाती शोहरत या मफाद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अफसाने से इश्क है, इसलिए लिखते हैं। और जब इकराम बरेलवी साहब की किताब
سلطان جمیل نسیم کے افسانے، تنقید اور تجزیہ پڑھی۔ کتاب پڑھنے کے بعد جو تاثر بیٹھا یا اٹھا وہ تو بعد کی بات ہے۔ اکرام بریلوی صاحب جیسے عظیم ادیب کا سلطان صاحب کے افسانوں پر پوری کتاب لکھ دینا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ سلطان صاحب افسانہ نگاری کے ساتھ کس قدر دیانتدار ہیں۔ پھر جب ہر طرف ادبی دکانوں، ذاتی نمائش اور مفاد کا شور پڑا ہو، ایسے میں کبھی کبھی میرا دل گھبرا اٹھتا ہے کہ اس نمائشی ہوا میں ایسے نایاب اور سچے موتی کہیں گم ہو جائیں گے۔ مگر اکرام بریلوی صاحب جب اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی شہرت کا ڈھول نہیں پیٹتے بلکہ خاموشی سے لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اور مزید تسلی اس وقت ہوتی ہے جب دیکھتی ہوں پرویز پروازی صاحب جیسے ایک اور گوشہ نشین، جنہیں خود بھی نہ شہرت کا شوق ہے نہ محفلوں میں آنے جانے کا، مگر سلطان جمیل صاحب کی علالت کا سن کر کہتے ہیں کہ روبینہ بیٹا جب بھی جاؤ مجھے ساتھ لے کر جانا۔ اور مزید جب دیکھتی ہوں سروت زوہا جیسے اصل کی پہچان رکھنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اصل کہیں گم نہیں ہوگا اور نقل ہر جگہ ہمیں مات نہیں دے سکتی۔ پھر جب نسرین سید کو پوچھتی ہوں چھوٹا سا مشاعرہ بھی رکھ لیں گے جب سلطان صاحب ٹھیک ہو جائیں گے ان کی جشن صحت کے لیے، تو وہ کہتی ہیں مشاعرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، سلطان صاحب سے باتیں کریں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے۔ سلطان جمیل صاحب کے افسانوی مجموعے کھویا ہوا آدمی، سایہ سایہ دھوپ، ایک شام کا قصہ، میں آئینہ ہوں، سادہ اور عام فہم میں لکھی گئی یہ کہانیاں ہم سب کی کہانیاں ہیں۔ میری طرح وہ بھی ایک بینکر رہے ہیں اور میں جانتی ہوں بینک کے کھاتوں میں الجھ کر انسان کے نازک احساسات کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے۔ مجھ سے تو ان دنوں لاکھ شوق کے باوجود ایک بھی لفظ نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ ادب سے باقاعدہ رکھائی والا رویہ شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے سلطان صاحب نے کیسے واؤچرز اور لیجر لکھتے لکھتے کہانیاں